हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे? द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के अंदर हम कई सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो आज के वीडियो के अंदर जो हमारा प्लान होने वाला है, दैट मीन्स व्हाट इज़ द गोल फॉर टुडेज सेशन, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द गोल फर्स्ट, देन वी विल मूव विद द सेशन। ऑलराइट, सो आज के वीडियो के अंदर जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सो टुडेज गोल के अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं, वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट कि भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, दैट इज सेल। ऑलराइट, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए वी नीड ब्रिक, वी नीड ब्रिक्स। हम लोगों को क्या चाहिए? ईंटें चाहिए। आप लोग मुझे एक बात बताओ, कैन वी मेक अ बिल्डिंग without bricks? Can we? No, not at all. The very same way हम एक ऑर्गेनिज्म को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग सेल्स के बारे में बात ना करें। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेल्स से मिलकर ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, या फिर सेल क्या होता है, यानी कि जो ईंट होती है हमारी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, वो ईंट क्या होती है। ऑलराइट, सो हाउ वी विल डिफाइन द सेल, दिस इज समथिंग वी विल डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट इटसेल्फ। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल जो होता है, उस सेल के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सो व्हाट आर दीज 3 मेजर कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन द सेल? सो पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा कंपोनेंट होता है द लिक्विड पार्ट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एंड देन देयर इज दिस थर्ड कंपोनेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल इज द न्यूक्लियस। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के पास सीपीयू होता है, जैसे हम लोगों के पास वी हैव आवर ब्रेन, द वेरी सेम वे द सेल हैव द न्यूक्लियस, द सेल हैज़ द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है सेल का, वो उसका ब्रेन होता है। दैट मीन्स all the activities of a cell will be regulated by that nucleus। इतनी बात समझ में आई? सो आज के वीडियो के अंदर जो गोल होने वाला है, सब द फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about the introduction part। Alright, what is cell, या फिर सेल के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम लोगों को ये पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। तो व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मीन? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होने से मतलब है क्या? दिस इज समथिंग वी विल टॉक अबाउट। और क्या बात करेंगे? देन वी विल टॉक अबाउट कि सेल्स, जब एक सेल होता है, सबसे पहले एक सेल होता है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन उसके बाद जब ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं, यानी कि जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, देन दे विल मेक अ टिश्यू।
द वेरी सेम वे व्हेन मोर देन 2 टिश्यूज या फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, देन दे विल मेक अ टिश्यू सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट पार्ट। सो इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। देन वी विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल की जो डिस्कवरी थी वो कैसे हुई थी। सो दिस विल बी द सेकेंड टॉपिक दैट वी विल कवर इन टुडेज सेशन, डिस्कवरी ऑफ द सेल। उसके बाद तीसरी चीज़ हम लोग जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थी जो कि सेल से रिलेटेड हैं, उन सारी डिस्कवरीज के बारे में भी बात करेंगे। सो द थर्ड मेजर टॉपिक दैट वी विल कवर इन टुडेज सेशन क्या होगा? डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। जैसे इसमें क्या क्या बात करेंगे हम? इसमें हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी की। ऑल राइट, we'll talk about cell theory in this portion, discovery related to cell। तो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने दी थी, 2 साइंटिस्ट ने एक बार प्रपोज की थी सेल थ्योरी, एंड उन लोगों ने कुछ बोला था फिर, लेकिन उनके स्टेटमेंट में कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को पूरा किया था एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो बाद में रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला, जिसके बाद जो पहले वाले 2 साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों के स्टेटमेंट में हुई कमी पूरी हो गई। ऑल राइट, so this will be the third major topic that we will cover today, and after that we will talk about the shape, the size and the number of cells। that means अलग अलग तरीके के शेप वाले सेल्स कौन से होते हैं जो इंडिविजुअल के अंदर देखने मिलते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट के सेल्स को कितनी कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। एंड उसी पार्ट के अंदर छोटा सा थर्ड सब पार्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे साइज के बारे में, कि सेल का साइज कैसा कैसा होता है, कितने कितने बड़े सेल्स होते हैं या फिर कितने छोटे सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर द, सो व्हाट इज द फोर्थ टॉपिक? फोर्थ टॉपिक विल बी सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, कि भाई सेल की शेप, देन वी विल टॉक अबाउट द साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स, एंड लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट के सेल्स को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर। सो दीज आर द 4 मेजर टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन टुडेज सेशन। सो आर वी गुड टू गो? कैन वी मूव अहेड? ऑल राइट, सो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी विल कवर फर्स्ट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ब्रीफ कर चुकी हूँ। नाउ वी विल गो इन डिटेल। सो इंट्रोडक्शन, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि सेल जो होता है वो बिल्कुल ईंट की तरह होता है। एज वी नीड ब्रिक्स in order to make a building, the very same way we need cells in order to make the complete organism। all right, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेल जो होता है
वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होती हैं चीज़ें? स्टार्ट ऐसे होती हैं, यू कैन मेक द नोट्स हियर। मेरे साथ साथ आप लोग चीज़ें लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं देन मैं जो इसका PDF होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन डाउनलोड दैट PDF फ्रॉम देयर इटसेल्फ। फिलहाल समझने की कोशिश करो कि स्टार्ट कैसे होता है। कि सबसे पहले सेल, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि ये हमारे ऑर्गेनिज्म की ब्रिक है, ईट है ये सेल। ऑलराइट, सो यहीं पर मैं आप लोगों को बता देती हूं कि देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। मतलब 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला कंपोनेंट जो सेल का होता है दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। एक सेल दूसरे सेल से, तीसरे सेल से, चौथे सेल से कैसे अलग होगा? विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री। आपने देखा होगा कि गांव में खेत होते हैं, राइट? तो कैसे पता चलता है कि ये वाला खेत उसका है, ये वाला खेत उसका है? हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट इट? हम लोगों को बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, लाइंस दिखाई देती हैं। ठीक है, बाउंड्रीज होती हैं और उन बाउंड्रीज की हेल्प से ही हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये वाला फील्ड इसका है, ये वाला फील्ड उसका है। तो उसी तरीके से एक सेल से दूसरे सेल को कैटेगराइज करने के लिए, अलग करने के लिए, नॉट कैटेगराइज, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेल के पास होती है बाउंड्री, and that boundary is known as plasma membrane. So this boundary of the cell is known as plasma membrane, and there is this another name of this plasma membrane that is cell membrane. Good to go? ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देन आता है हमारा दूसरा कंपोनेंट, एंड द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल इज द लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन एज वेल, साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, और इसी के बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, एंड दैट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। अभी बताया था थोड़े टाइम पहले, जस्ट लाइक CPU। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के पास CPU होता है, जैसे हम लोगों के पास ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के पास न्यूक्लियस होता है, द ब्रेन ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी सेल की, उन सब को रेगुलेट करने का काम करता है ये न्यूक्लियस। ऑलराइट, so this is the third major component that is the part of cell. All right, this is the third major component of the cell. So what is the third component? That is the nucleus. ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। All right, are we good to go? अब यहीं पर आप लोग एक और चीज समझ लो, और वो चीज़ क्या है जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो ये है कि एक सेल से, यानी सबसे छोटी जो यूनिट होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज़ आवर सेल, यानी कि ये सेल। ठीक है,
अब जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, देन दे विल मेक अ टिश्यू. व्हाट दे विल मेक? दे विल मेक अ टिश्यू. सो व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स, सो हाउ वी कैन राइट इट? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट टिश्यू. ऑलराइट. जब बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, देन दे विल मेक अ टिश्यू, देन दे विल मेक द टिश्यू सिस्टम. व्हाट इट विल मेक? इट विल मेक द टिश्यू सिस्टम. और सेम वे जब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, देन दे विल मेक अ ऑर्गन. They will make a organ. We will take example. We will take an example in order to understand it. For the time being, understand this कि जब बहुत सारे tissue system they combine with each other, they will lead to the formation of a organ. And then जब बहुत सारे organs एक दूसरे के साथ मिलते हैं, then they will make an organ system. What they will make? They will make an organ system. उसी तरीके से जब बहुत सारे organ system एक दूसरे के साथ combine होते हैं, then they will make a organism. Good to go? All right. So this is how it works. This is how it works. इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे बनता है सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नाउ दूसरी चीज जो यहां पर आती है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इज कि सेल जो होती है वो सेल इज द, ये वाली डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने कई बार सुनी होगी, दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition of cell. So the definition of cell is the structural, we'll understand it, give me a moment. Structural and functional unit of life. So यहाँ पर दो टर्म नजर आ रहे होंगे. द फर्स्ट टर्म इज स्ट्रक्चरल एंड द सेकेंड टर्म इज फंक्शनल. ठीक है. तो अब ये जो स्ट्रक्चरल वाला टर्म है, स्ट्रक्चरल वाले टर्म के अंदर दो चीजें होती हैं कि भाई कोई भी सेल का शेप कैसा होगा या फिर किसी भी सेल का साइज कैसा होगा. So these are the two things that comes in the structural part. ठीक है. So structural part के अंदर दो चीजें आती हैं. The first thing is shape and the second thing is size. कि भाई कोई जो सेल होता है वो spherical भी हो सकता है. It can be spherical. You can note it down. कोई सेल हमारा स्पाइरल भी हो सकता है या फिर कोई सेल हमारा ओवल भी हो सकता है शेप में. तो डिपेंड करता है कि कैसा शेप है सेल का. और इसी स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट आता है, दूसरा सब पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं साइज. तो स्ट्रक्चरल का मतलब है कि सेल का शेप कैसा है एंड सेल का साइज कैसा है. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट फॉल इनटू दिस कैटेगरी. देन देयर कम्स दिस सेकेंड पार्ट दैट इज फंक्शनल. तो फंक्शनल का मतलब होता है कि भाई कोई भी सेल का क्या फंक्शन है, मतलब कोई सेल क्या काम करता है.
राइट। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जहाँ पे हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, जहाँ हार्ट ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो उस सिस्टम के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनका काम क्या क्या होगा? हार्ट का काम क्या होता है? द ओनली फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड। ब्लड को पंप करता है। कैसे? मैंने सांस ली, मैंने एयर इनहेल की, और जब मैंने एयर इनहेल की तो एयर इनहेल करते वक्त जो गैस मैंने इनहेल की है दैट इज ऑक्सीजन। सो दिस ऑक्सीजन विल गो इनटू माय लंग्स। ये ऑक्सीजन मेरे लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स के अंदर से ब्लड आएगा, इस ऑक्सीजन को उठाएगा एंड देन ब्लड विल मूव टुवर्ड्स द हार्ट। उसके बाद हार्ट जाने के बाद हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा, सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा उस ब्लड को, और वही जो ब्लड होगा, जिस जिस सेल को बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन चाहिए जिस जिस सेल को, उस सेल को बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो मैं यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी सेल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, सो व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज इन द पंपिंग ऑफ ब्लड, ईदर इन द पंपिंग ऑफ ब्लड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, सो फंक्शनल पार्ट के अंदर आता है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक सेल, कि भाई काम क्या करता है। ऑलराइट, डेफिनेशन पता चली। आर वी गुड टू गो? गुड टू गो? ओके। सो ये दो चीजें हैं जो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। अब आती है डिस्कवरी की बात, लेकिन डिस्कवरी से पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। सो क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं हमारे लिए जान लेना। बढ़ें आगे। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इट, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब क्या इंपॉर्टेंट है जान लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता होनी चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। ओके, ऑलराइट। सो लुक हियर, अब हमने क्या किया, ये सेल है हमारा, दिस इज अ सेल। अब मैंने क्या किया, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इतना पोर्शन काट लिया और काटने के बाद मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इतना पार्ट काटा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है ना, द आउटरमोस्ट कवरिंग, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल या फिर बाउंड्री। ठीक है, सो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट काट लिया और काटने के बाद मैंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे ये पता चला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो चीज़ों से मिलकर के बनती है।
तो उन दो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज द लिपिड पार्ट, द लिपिड कंपोनेंट, एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज द प्रोटीन पार्ट। ठीक है। सो जब मैंने इतने पोर्शन को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया। सुनते रहना कहानी को, लाइक दिस, सेम। और हाँ, ये जो लिपिड लेयर थी, लिपिड वाला कंपोनेंट था, उसकी दो लेयर्स होती हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब बाय लेयर होती है लिपिड की। बाय का मतलब टू, एंड लेयर्स, लेयर्स यू नो वेरी वेल। सो लिपिड बाय लेयर कंपोनेंट होता है पहला कंपोनेंट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब इस लिपिड बायलेयर के अंदर तुमको एक चीज नजर आ रही होगी आप लोगों ने, और वो चीज क्या है कि इन लिपिड कंपोनेंट्स के अंदर पूंछ होती हैं ये। सो ये पूंछ क्या होती हैं? ये पूंछ होती हैं हमारी हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्या होती हैं ये? हाइड्रोफोबिक टेल्स। जैसा कि नाम ही शो कर रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है फोबिया, इट मीन्स फियर। सो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो पानी से डरते हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो लिपिड बायलेयर के अंदर, लिपिड कंपोनेंट के अंदर ये जो पूंछ होती हैं, इन पूंछों के अंदर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। और एक और चीज़ इधर देखना, लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर ये वाला लिपिड का पार्ट है और इसकी पूंछ नीचे की साइड है, तो इस वाले लिपिड पार्ट की, इस वाली लिपिड लेयर की जो पूंछ होनी चाहिए थी वो नीचे की साइड होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे की साइड वाटर होगा और ये वाटर से डरती हैं। सो व्हाट दे विल डू, they will move, they will turn their hydrophobic tails towards the inner side, अंदर की तरफ छुपा लेंगी इनको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये अंदर की तरफ इनको छुपा लेती हैं। इसी वजह से हम लोग आगे देखेंगे हाइड्रोफोबिक गैसेस के बारे में कि उनका डिफ्यूजन ईजिली हो जाता है, क्योंकि लिपिड बायलेयर के अंदर वाले पार्ट में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे सुनो। अब दूसरा जो कंपोनेंट था इस लिपिड बायलेयर के अंदर, दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, और प्रोटीन वाला पार्ट। तो ये है हमारी, दीज आर द बायलेयर्स ऑफ लिपिड। तो लिपिड बायलेयर और ये है प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर। इस प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर की भी ज़रूरत होती है कई सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में। मतलब कि ये वाला पोर्शन, यानी ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर और प्रोटीन कंपोनेंट जहां आ गया, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है बाहर की साइड, और अंदर वाला जो पोर्शन होगा सेल का उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर साइड ऑफ द सेल। इतनी बात आ गई? गुड टू गो, गुड टू गो, ऑल राइट। सो आगे देखो,
हुआ, साइंटिस्ट लोग आए और साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई दो कंपोनेंट चाहिए हो रहे हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। कौन कौन से? एक तो ये लिपिड कंपोनेंट जिसकी दो बाइलेयर हैं, और दूसरा कंपोनेंट चाहिए ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर। अब साइंटिस्ट लोग बोले कि भाई ठीक है, लिपिड बाइलेयर में क्या कमी रह गई थी कि इन प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स को लगने की ज़रूरत पड़ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि भाई इन प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स की क्या ज़रूरत आन पड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया? उन लोगों ने सबसे पहले एक सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब लैब के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई खुद से, अपने आप से। लेकिन वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइंटिस्ट लोगों ने बनाई थी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स नहीं थे। वो सिर्फ किस वाले कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई थी? लिपिड बाइलेयर वाले कंपोनेंट से। ऑलराइट, सो यहीं पर एक पॉइंट लिखो पहले कि साइंटिस्ट क्रिएटेड a synthetic plasma membrane सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उन लोगों ने बनाई थी वो सिर्फ किससे बनी हुई थी? लिपिड बाइलेयर वाले कंपोनेंट से। मेड अप ऑफ, दैट इज मेड अप ऑफ, लिख लो, दैट इज और that was made up of lipid bilayer। मतलब ये सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर नहीं डाला गया था, प्रोटीन वाला पार्ट नहीं था। इतनी बात आई। अब धीरे धीरे उन लोगों ने कुछ चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू किया, मतलब कंक्लूड करना शुरू किया। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं और उन रिजल्ट्स के बेसिस पर हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। सो यहाँ पर इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर साइंटिस्ट लोगों को कुछ कंक्लूजन्स मिले और उन कंक्लूजन में सबसे पहला कंक्लूजन था ये कि सबसे पहले केस नंबर 1 में उन लोगों ने क्या पास कराया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इस सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो केस नंबर 1 के अंदर साइंटिस्ट ने क्या कराया कि इस सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी लिपिड बाइलेयर वाली मेम्ब्रेन से हाइड्रोफोबिक गैसेस को पास कराया। किसको? हाइड्रोफोबिक। अभी बताया था हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक फोबिया, फियर ऑफ वाटर। वो मॉलिक्यूल्स जो पानी से डरते हैं दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। सो हाइड्रोफोबिक गैसेस जैसे कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निट्रिक डाइऑक्साइड। इन हाइड्रोफोबिक गैसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कराया और ये देखा कि ये इस लिपिड बाइलेयर से आसानी से पास हो जाती हैं, इसको आसानी से क्रॉस कर देती हैं, इससे इनका आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है। इधर देखो। सो सपोज दिस इज द लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर साइड हो गई ये वाली सेल की, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड,
और अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, इंट्रासेलुलर साइड। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन आया है इधर, तो ऑक्सीजन को उन लोगों ने पास कराने की कोशिश की एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर साइड में। तो वहाँ उन लोगों ने देखा कि ये जितनी भी गैसेस हैं, हाइड्रोफोबिक गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड, सारी गैसेस आसानी से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर दे रही हैं, या आसानी से मूव किए जा रही हैं, आसानी से डिफ्यूजन हो रहा है इनका। तो उन लोगों ने ये कंक्लूड किया कि हाइड्रोफोबिक गैसेस जो होती हैं दे कैन ईजिली पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर, दे कैन ईजिली पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर। सो हाइड्रोफोबिक गैसेस कैन ईजिली पास, इधर ही लिख लो, थ्रू द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, अब आया केस नंबर 2, और केस नंबर 2 के अंदर क्या था, केस नंबर 2 के अंदर था ग्लूकोज। केस नंबर 2 के अंदर था हमारा ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज को इस लिपिड बाइलेयर से क्रॉस कराया गया तो ये देखा गया कि भाई ये ग्लूकोज इस लिपिड बाइलेयर को पास नहीं कर पा रहा है, मतलब इस लिपिड बाइलेयर से ग्लूकोज का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। नाउ what do we need to do? क्या करना चाहिए? मतलब कि यहाँ से ये समझने में आया कि जो लिपिड बाइलेयर वाला कंपोनेंट है वो सिर्फ हाइड्रोफोबिक गैसेस का दोस्त है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक गैसेस को ही क्रॉस करने दे रहा है, ग्लूकोज को तो क्रॉस ही नहीं करने दे रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस ग्लूकोज को जब पास कराने की कोशिश की इस लिपिड बाइलेयर से तो ये पास नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, तो पहले इस वाले पॉइंट को लिखो कि ग्लूकोज शोज रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, मतलब 1-2 मॉलिक्यूल पास हो जा रहा था लेकिन सिर्फ 1-2, बाकी सब वापस आ जा रहे थे। सो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ऑलराइट, गुड टू गो। अब यहां पर क्या बात आई कि भाई ग्लूकोज मतलब लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि सेल को ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर ग्लूकोज को पास नहीं होने देती तो हमको प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स चाहिए होते हैं। और वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज को पास करवाता है, ग्लूकोज को बाहर से अंदर छोड़ करके आता है, उसका नाम होता है ग्लूट, और इसको हम कैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूट क्या करता है, इस ग्लूट को मान लो नाव है, इट्स मोर लाइक ऑफ अ बोट, तो ये ग्लूकोज को अपने ऊपर बिठाएगा। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि नाव जो होती है वो एक टाइम पर कुछ ही लोगों को लेकर के जा सकती है, जैसे छोटी नाव होगी तो ओके 5 people कैन सिट इन इट, राइट। अगर बड़ी नाव होगी तो हो सकता है ज़्यादा लोग भी बैठ जाएं, मैक्स टू मैक्स 10। तो ये जो ग्लूट होता है इट्स मोर लाइक ऑफ अ बोट,
तो ग्लूट क्या करता है, ग्लूकोज को अपने ऊपर बिठाता है। जैसे इस वाले ग्लूट की कैपेसिटी है 4 ग्लूकोज की, तो ये 4 ग्लूकोज को बिठाएगा और अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा और इन चारों ग्लूकोज को अंदर छोड़ करके आ जाएगा। पहुंच गए ग्लूकोज अंदर बॉडी के मतलब सेल के अंदर पहुंच गए। अब सेल जो है इस ग्लूकोज को यूज करेगा फॉर द एनर्जी पर्पस। इतनी बात समझ में आई? तो ये था केस नंबर 2 जो साइंटिस्ट ने ड्रॉ किया था। नाउ इसी में देयर वाज दिस केस नंबर 3, और ये जो केस नंबर 3 था वो ये था कि कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक आयंस। जैसे सेल को कैल्शियम आयन की भी ज़रूरत होती है, पोटेशियम आयन की भी ज़रूरत होती है, सोडियम आयन की भी ज़रूरत होती है एंड क्लोराइड आयन की भी ज़रूरत होती है, और भी आयंस की ज़रूरत होती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस जैसे सोडियम आयन, जैसे पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड व्हाट, कैल्शियम आयन। तो ये जो है ग्लूकोज, तो 1-2 ग्लूकोज पास भी हो जा रहा था इस लिपिड बाइलेयर से, लेकिन इनऑर्गेनिक आयंस बिल्कुल पास नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़े भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं। ठीक है? सो इनऑर्गेनिक आयंस दे डोंट पास थ्रू दिस लिपिड बाइलेयर एट ऑल, बिल्कुल पास नहीं होते। तो इनको पास कराने के लिए हमको चाहिए होते हैं दूसरे तरीके के प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, जिनको हम बोलते हैं क्या? चैनल्स। तो ग्लूट कैरियर होता है और इनऑर्गेनिक आयंस को पास कराने के लिए जो होते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, उन्हें हम चैनल्स बोलते हैं। तो ये तो हमारा देवर मोर लाइक ऑफ अ बोट। ग्लूट जो थे वो बोट के जैसे थे, लेकिन चैनल्स जो होते हैं वो ब्रिज होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिज से कितने भी लोग होकर के जा सकते हैं। दे आर नॉट सैचुरेबल। ग्लूट कैरियर्स दे आर सैचुरेबल, ये सैचुरेबल होते हैं। सैचुरेबल होने का मतलब है कि भाई एक पॉइंट के बाद इनका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उस सैचुरेशन पॉइंट के आने के बाद और लोड नहीं लिया जा सकता। बट दीज चैनल्स, दीज आर नॉन सैचुरेबल इन नेचर, मतलब कितने भी कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, कितने भी मॉलिक्यूल्स को ये पास करा सकते हैं अपने से होकर। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि चैनल के ऊपर गेट लगे हुए होते हैं। सो ये है गेट नंबर 1 एंड इधर साइड भी लगा हुआ होगा गेट नंबर 2। अब शर्त ये है कि आयंस तभी पास करेंगे जब ये गेट खुले हुए होंगे। तो अगर गेट खुला हुआ है, व्हेन द गेट इज ओपन देन द चैनल विल बी एक्टिव। लेकिन जब गेट क्लोज्ड है, जब गेट बंद है, तो ये जो चैनल होगा इससे कोई भी आयन पास नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये इनएक्टिव होगा। सो सपोज करो चैनल खुला हुआ है तो एक्टिव है, और जितने भी आयंस हैं जो अंदर जाने हैं, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस मूव करते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पर याद कर लो कि सिर्फ पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है, बाकी सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ज़्यादा होती है। तो हमारा सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ और कैल्शियम हुआ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से हमेशा इंट्रा सेलुलर साइड की तरफ मूव करेंगे।
और अगर पोटेशियम आयन को मूव करना है, व्हेन इट कम्स टू पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, देन potassium ion will always move from the region of higher concentration, which is from the intracellular side to the extracellular side. All right, good to go. अब आता है हमारा, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. Now we will move. If you want to take the screenshot, take it. Now we will come to the next part. And what was the next part? Second part क्या था? डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी. तो रॉबर्ट हुक है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे. ओके, रॉबर्ट हुक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल, सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक. डिस्कवरी ऑफ द सेल. सो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी. और रॉबर्ट हुक ने कैसे की थी कि उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था. अब जब हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं तो दिमाग में मची आती है कि भाई क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि भाई कुछ करके देखें इस नई चीज़ के साथ. तो रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेड़ के ऊपर कॉर्क थी, उस कॉर्क के कुछ पोर्शन को छुटाया और छुटाने के बाद उसे उस अपने माइक्रोस्कोप के अंदर लगा करके देखा, नीचे लगा करके देखा. सो सपोज मान लो है नहीं, ये वाला उनका माइक्रोस्कोप है नहीं, हम मान लेते हैं कि ऐसा दिखता होगा. ओके, कुछ ऐसा. ओके, सो यहाँ पर थी हमारी वो कॉर्क रख लिया, वो कॉर्क का पीस रख लिया जो यहाँ पेड़ से छुटाया था. सो रखने के बाद क्या देखा, ये वही माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद ने बनाया था. सो इट वॉज द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक. अब ये कॉर्क का एक सेल है और ये है हमारा ट्री जहाँ से कॉर्क ली गई. वहाँ उन्होंने जब इस कॉर्क सेल को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वहाँ उनको कुछ चीज़ें दिखाई दी जिनको उन्होंने नाम दे दिया सेल. So this is how cell was discovered for the first time. तो यहाँ पर आगे लिखो कि रॉबर्ट हुक discovered the cell in which year? 1665. Yes, discovered the cell in the year 1665. किससे? From this cork piece, from a thin section of cork. Thin section of what? Cork observed under a self-made microscope. All right, so this is how the cell was discovered for the first time. अब तीसरे मेजर टॉपिक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिस्कवरीज थी जो बाद में हुई और वो सेल से रिलेटेड थी. सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, गो अहेड एंड टेक इट. कैन वी मूव अहेड? आर वी गुड टू गो? All right.
So discovery related to cell. So this is the third major topic. Discovery related to cell. तो पहली डिस्कवरी, अब यहाँ पर ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसको. पहली हम लोग डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय, मतलब वी विल राइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, देन वी विल राइट द ईयर, then we will write what have they discovered, right? So make 3 columns, divide the entire sheet into 3 columns. पहले कॉलम में discovered by, दूसरे कॉलम में year, in which year they discovered that particular stuff, and what have they discovered, उन्होंने डिस्कवर क्या किया था. सो पहले साइंटिस्ट जो थे वो तो हमारे रॉबर्ट हुक ही थे, ठीक है. और रॉबर्ट हुक ने सेल को कौन से वाले ईयर में डिस्कवर किया था? 1665. And he noticed the presence of cell in a cork slice. He noticed the presence of cell. अभी बताया था इससे पहले वाले पोर्शन में. In a cork slice. ऑल राइट. रॉबर्ट हुक के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. ऑल राइट. सो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में वो जा रहे थे, एंड देन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पोंड था, तालाब था, और उस तालाब के अंदर पानी भरा हुआ था. और वो जो पोंड वाटर था, उस पोंड वाटर में उन्होंने कुछ लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, और उन लिविंग सेल्स को उस टाइम पे उन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल, ठीक है. सो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक in 1674 found the presence of living cells in the pond water. He found the presence of living cells in the pond water. All right. इसके बाद आए हमारे थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. एंड रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले फाइंड आउट किया था कि भाई सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस भी होता है. मैंने बताया था ना, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, और उन 3 मेजर कंपोनेंट में तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियस बताया था. सो न्यूक्लियस को सबसे पहली बार 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड आउट किया था. सो रॉबर्ट ब्राउन रिकॉग्नाइज्ड the presence, or better term, existence of nucleus inside the cell. और रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए हमारे पुरकिंजे. कौन? पुरकिंजे. एंड पुरकिंजे इन 1839
उन्होंने ये बात पता लगाई और बताई टू द एंटायर वर्ल्ड कि भाई सेल के अंदर एक लिक्विड पोर्शन भी होता है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म. सो आफ्टर रॉबर्ट ब्राउन came the another scientist whose name was Purkinje. Yes, Purkinje. So Purkinje in 1839 क्या पता लगाया उन्होंने? He invented the term protoplasm. Invented the term protoplasm. और ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द सेम लिक्विड पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन द सेल. मतलब साइटोप्लाज्म ही होता है, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया था, इस टर्म को बोला था प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. सो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ही होता है, सेम थिंग, विच इज द लिक्विड present in the cell. ठीक है. इसके बाद आए हमारे 5वें नंबर के साइंटिस्ट जिनका नाम था स्क्लेडेन एंड श्वान. क्या था? स्क्लेडेन एंड श्वान. और स्क्लेडेन और श्वान ने मिल करके सेल थ्योरी पहली बार दी. तो सेल थ्योरी क्या थी? अब सेल थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है. सो ओके, स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ओके, सो अब आता है हमारा सेल थ्योरी. सो सेल थ्योरी के बारे में बातें स्टार्ट हुई और सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्क्लेडेन एंड श्वान. स्क्लेडेन एंड श्वान. सो स्क्लेडेन, व्हाट वाज द ईयर जब स्क्लेडेन ने कुछ बोला था किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में. द ईयर वाज 1838. सो 1838 और श्वान 1839. सो स्क्लेडेन और श्वान ने मिल करके एक सेल थ्योरी इन्वेंट की, सेल थ्योरी बनाई, और उस सेल थ्योरी में इन लोगों ने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर के बनते हैं या फिर सेल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलकर के बनते हैं. प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन? वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इज शुगर. सो सिमिलरली उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ सेल से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बनते हैं. यानी जितने भर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ईदर सेल्स और द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. सो स्क्लेडेन और श्वान ने ये बात कही थी. क्या बात कही? कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of what? Cells and the product of cells. लेकिन इसकी ना एक लिमिटेशन रह गई, इसमें एक कमी रह गई. उन लोगों ने सेल थ्योरी बनाई लेकिन इस सेल थ्योरी के अंदर एक कमी रह गई.
और इस सेल थ्योरी के अंदर जो कमी थी वो कमी थी कि भाई इन्होंने ये तो बता दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बनते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये जो सेल्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं। यानी कि जिन सेल्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल करके बनते हैं वो सेल्स कहाँ से आते हैं। सो दिस वाज द लिमिटेशन। सो यू कैन राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी वाज कि ये लोग ये नहीं बता पाए, दिस थ्योरी डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि कैसे बनते हैं ये सेल्स और ये प्रोडक्ट ऑफ सेल्स आ कहां से रहे हैं। सो दिस थियरी डिड नॉट एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन नहीं किया था कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि नए सेल्स बनते कैसे हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अब इसी कमी के ऊपर काम किया एक अगले साइंटिस्ट ने, दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था क्या, रुडोल्फ विर्चो। सो रुडोल्फ विर्चो केम in 1855, Rudolf Virchow in 1855 and what he stated, what did he state? He stated, उन्होंने ये बोला कि all the living organisms arise, या फिर all the cells, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि all the living organisms are made up of cells, बट हमको ये नहीं पता था कि ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं। सो क्या हुआ कि रुडोल्फ विर्चो ने ये बोला 1855 में कि ऑल द सेल्स, ये जितने भर सेल्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं, ये सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आएंगे। सो ऑल द सेल्स, ही स्टेटेड दैट all the cells arise from the pre-existing cells। pre-existing, pre का मतलब होता है पहले, जैसे post का मतलब होता है बाद में। सो उन सेल्स से ये सारे सेल्स बनेंगे जो सेल्स पहले से इस इन्वायरमेंट में, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट? सो अब पता चल गया, दुविधा सॉल्व हो गई। इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते, अगर आपके पेरेंट्स के सेल नहीं होते तो आपके सेल्स भी नहीं बनते। सो आपके सेल्स का जो एग्जिस्टेंस है वो आपके पेरेंट्स के सेल्स पे डिपेंडेंट है। समझ में आया कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टिल द सेल थ्योरी। नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे एंड जो भी बचा हुआ है, लाइक विल टॉक अबाउट द शेप, विल टॉक अबाउट द साइज, विल टॉक अबाउट द नंबर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। ऑलराइट, लाइक व्हाट, लाइक न्यूक्लियस, लाइक प्लास्टिड्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड कल हम लोग वापस से मिलेंगे एंड वी विल लाइक फिनिश द एंटायर चैप्टर, विल कवर द एंटायर चैप्टर टुमारो। ठीक है? सो बाय एंड आई विल मीट यू टुमारो।